हेलो देयर, दिस इज कृष्णा और मैं आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल में। तो आज के वन शॉट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं हम लोग, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के बारे में देखने वाले हैं बच्चों। बड़ा अच्छा चैप्टर है, समझने में इजी है और आप लोग को मार्क्स थोड़े बहुत देकर ही जाएगा। इसके वेटेज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जब अपन लोग वेटेज का वीडियो बनाएंगे ना, तो कौन से चैप्टर पे कितना वेटेज होता है, तो इसके ऊपर हम लोग जब वीडियो बनाएंगे तब आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, सबसे पहले हमको पता, बचपन से सीख रहे हैं हम लोग कि यार एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट मीन्स एनवायरनमेंट को कंजर्व क्यों करना चाहिए, है ना। तो एक चीज़ होती है बच्चों, जो मतलब कुछ फैक्टर्स बोलेंगे हम जिसको, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एनवायरनमेंट क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, मतलब ये पूरे एनवायरनमेंट को हमारे बना रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला जो फैक्टर हम देखने वाले हैं अभी, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हम लोग एक कंटेंट्स देख लेते हैं इस चैप्टर के, हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं बच्चों इकोसिस्टम। आ रहा है देखो, आ रहा है यार, आराम से आ रहा है एकदम, है ना। इकोसिस्टम का हम लोग रिव्यू करने वाले हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो हमारा एनवायरनमेंट। देखो आ रहा है, देखो हमारा एनवायरनमेंट के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम, मतलब एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम कैसे एक में एक से रिलेटेड है। हमको पता होना चाहिए ना कि एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम कैसे एक में एक से रिलेटेड होते हैं, है ना। और एक एनवायरनमेंट में कितने इकोसिस्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। ठीक है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन बोलते जिसको, कि भाई एनवायरमेंटल कंजर्वेशन मतलब होता क्या है ना। एनवायरनमेंट को कैसे हम लोग पॉल्यूट होने से बचा सके, इसमें एक छोटा सा पार्ट मैं आप लोग को एक्स्ट्रा ले लूंगा जिसको हम बोलते हैं पोल्यूशन। मतलब यार ये पहले से देख रहे हैं हम लोग, इतना ज्यादा हो चुका है पोल्यूशन के बारे में, लेकिन सिर्फ सीखते हैं, मैनेज किसी को नहीं करना है ना। पोल्यूशन को, वेस्ट को मैनेज किसी को नहीं करना है। अब झाड़ लगाने पड़ते हैं भाई, झाड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, वृक्षारोपण करो, है ना, ट्री प्लांटेशन करो, पेपर्स पे होते हैं ये चीज। ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे एनवायरनमेंट का संरक्षण करें, हम हमारे एनवायरनमेंट को बचाएं। लेकिन ये हर जगह, हर किसी व्यक्ति को इसका बोलेंगे हम लोग, वो होना चाहिए, बोलेंगे ना, भास होना चाहिए, या एक जिम्मेवारी होनी चाहिए कि नहीं, मैं हमारे एनवायरनमेंट की रक्षा करूंगा। हम हमारे बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चों जाओ घर साफ रखो, बट मैं कहूँगा, और बहुत से बड़े लीडर्स भी यही कहते हैं, बड़े लीडर्स इनके जो रिफॉर्मेटिव और रेवोल्यूशनरी माइंडसेट रखते हैं, तो वो भी यही कहते हैं बच्चों एनवायरनमेंट साफ रखो। ठीक है, अगर अर्थ होगी तो हम कुछ कर पाएंगे ना, अर्थ ही नहीं है तो हम क्या कर पाएंगे, कहाँ से रिसोर्सेज ला पाएंगे। तो देखो अब अच्छा, एक और चीज़ महात्मा गांधी ने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बोली थी इसमें, कि भाई अर्थ के पास इतनी सारी चीजें हैं कि सबकी नीड को फुलफिल किया जा सके, लेकिन इतनी चीजें नहीं है कि सबकी ग्रीड को फुलफिल किया जा सके। ठीक है, अर्थ हैव इनफ टू फुलफिल एवरीवन्स नीड बट नॉट एवरीवन्स ग्रीड। आपकी ये बुक में भी ये कोट लिखा है और मुझको बड़ा अच्छा लगा ये चीज, कि भाई लालच कभी पूरा नहीं हो सकता, लालच अगर हम करें तो वो कभी पूरी नहीं होने वाली है। लेकिन अगर हम नीडफुल चीज़ों पर ही ध्यान दें और ओवर एक्सप्लॉइट ना करें चीज़ों को, तो हम लोग प्रॉपर तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से हम लोग हमारी अर्थ की भी अर्थ का भी संरक्षण कर पाएंगे और हमारे ज़रूरत की चीज़ों को भी यूज़ कर पाएंगे। तो यूज़ करें, एक्सप्लॉइट नहीं। आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूँ, बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम लोग को बहुत अच्छे से सीखना है। मतलब बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ये चीज़ें बहुत पहले से हम लोग सीख रहे हैं बच्चों, लेकिन बायोडाइवर्सिटी एक्चुअल में होती क्या है, कैसे काम करती है, और इस प्लैनेट पे इसकी क्या नीड है। ठीक है, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो फर्स्ट देखेंगे इकोसिस्टम के बारे में। यार इकोसिस्टम क्या होता है, बहुत बचपन से सीख रहे हैं हम लोग इकोसिस्टम, कि भाई ऐसा सिस्टम, क्या ऐसा सिस्टम जो क्या हो रहा है, किसके मदद से बन रहा है बच्चों। देखो
ऐसा सिस्टम जो बनेगा, देखो एरोज कितने मस्त बाउंस करते करते आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा सिस्टम जो किससे बनेगा, बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स की मदद से। अब बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, देखो मैंने लिखा भी है यहाँ पे, देखो यहाँ पर मैंने ही लिखा है, बायोटिक फैक्टर्स में पूरे एनिमल्स आ जाते हैं, पूरे प्लांट्स आ जाते हैं और पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन शॉर्ट में क्या बोलूंगा इसको, ऑल लिविंग थिंग्स, है ना। एक मिनट, हाँ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें आ जाते हैं बच्चों, है कि नहीं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये जो है ना, इसमें पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, ठीक है। और एबायोटिक फैक्टर्स में क्या होते हैं, जैसे सॉइल है, रॉक्स है, वाटर है, फिर इसमें एक और चीज आ जाएगी, एयर है ना। देखो हमेशा एनिमल्स इन्हीं एबायोटिक फैक्टर्स के साथ में क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, और हमको मिलता है एक इकोसिस्टम। अभी क्वेश्चन आता है कि इकोसिस्टम एक ही होता है या बहुत सारे हो सकते हैं। नहीं बच्चा लोग, एक रीजन में n नंबर ऑफ इकोसिस्टम हो सकते हैं, ठीक है ना। एक किसी रीजन में n नंबर ऑफ इकोसिस्टम्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे अपना एक रूम ही पकड़ लो, सोफा भी एक टाइप का इकोसिस्टम है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं। सर हम हमारा सोफा तो सही रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग माइक्रो लेवल पे जाकर देखते हैं क्या, कई सारे बैक्टीरियाज के लिए ये इकोसिस्टम है। हमारा जो वॉश बेसिन होता है ना, वॉश बेसिन, जब पानी उसके नीचे से जाता है, मतलब जो नाला नीचे जो होता है ना, जो ड्रेन होल बोलेंगे हम इसको, उसके अंदर कई सारे छोटे छोटे कीड़े, कई सारी चींटियां, मतलब आपको दिखता नहीं है, लेकिन जब होती है रात तब ये होते हैं सजाग। और सजाग होने के बाद में इनका निके रात का नाइट क्लब चालू होता है। कई सारे कार्टून्स में भी देखते हैं ना हम लोग, जैसे लाइट बंद हुई यहाँ पे चालू हो जाता है, मतलब नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स वगैरह के लिए। ये क्या होता है बच्चों, ये एक इकोसिस्टम ही होता है। एक छोटा सा पॉन्ड, वो एक इकोसिस्टम है। पॉन्ड के बाजू में रेत, पॉन्ड के बाजू में सॉइल, वो एक इकोसिस्टम है। किसी इंसान के स्किन के ऊपर रहने वाले बैक्टीरिया, उनका इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम n नंबर्स के हो सकते हैं। हाँ 19-20 अगर मैं बोलूँ, बहुत सारे टाइप के इकोसिस्टम हो सकते हैं। अब देखो फूड चेन, इकोसिस्टम काम करती है फूड चेन पे। तो फूड चेन क्या होता है भाई, फूड चेन आपको पता है ना, ये देखो फूड चेन होती है, ये देखो, ये इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स फॉर द पर्पज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज अ फूड चेन। मतलब देखो यार, हर ऑर्गेनिज्म, हम लोग इतने भाग दौड़ क्यों कर रहे हैं, हम लोग सब ये चीज एनर्जी के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए, हम खाना भी खा रहे हैं, हम शिकार भी कर रहे हैं, हम पैसा भी कमा रहे हैं। और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए पैसा बोले तो करेंसी, मतलब क्या होती है, खाना होता है, और खाने से उनकी वो बॉडी की करेंसी निकलती है, जिसको हम बोलेंगे एनर्जी, जो कि एटीपी के फॉर्म में होती है। बच्चों कौन से फॉर्म में होती है, एटीपी, ठीक है। मम्मी बोलती है ना, लवकर लवकर अटप रे, काय घुड़घुड़ कर, तो है ना। अटप मतलब, अब कोई भी टास्क अटपने के लिए तुम लोग को चाहिए एनर्जी, और वही एनर्जी जो है ना, ये एटीपी से रिलीज होती है। एटीपी मीन्स क्या होता है बच्चों, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है ये, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो ये होती है हमारे बॉडी की, हमारे ही नहीं, लगभग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी की एनर्जी करेंसी। जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, खाना खाने के टाइम पे क्या करते रहे, खाना खाते हम लोग एनर्जी रिलीज करते हैं, है ना। खाना तुरंत खाते ही नहीं रिलीज करते, इसको प्रोसेस को टाइम लगता है थोड़ा सा। लेकिन अब मुझको बोलो, तुम लोग को कोई भी एक्टिविटी करनी हो, पूरे अपने लाइफ में कोई भी एक्टिविटी करनी हो, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है हम लोग के लिए, बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, पैसा। कोई भी एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पैसा खर्च करते हैं। वैसे ही अपने बॉडी को कोई एक्टिविटी करनी है, ये वॉलेंटरी रहो या इनवॉलेंटरी, हमारे काबू में रहो या हमारे काबू के बाहर, वहां पर रिलीज होती है एनर्जी, और उसको हम खर्च करते हैं, इसीलिए उसको एनर्जी करेंसी बोल रहे हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं,
करेंसी, करेंसी पता है ना जिसको खर्च कर सकते हैं हम लोग, है ना, मुद्राएं, मुद्राएं बोलो या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोले हम लोग तो ऐसा कोई भी चीज जिसके बदले में हम कुछ खरीदते हैं। अब हमारी बॉडी क्या करती है, एटीपी के बदले में एक्टिविटीज खरीदती है इनकेस परफॉर्म करती है, ठीक है। अभी मैं ये जो बोल रहा हूँ, ये देखो ये हाथ के गेस्चर हो रहे हैं, ये जो हाथ के मसल्स हैं वहां पे एनर्जी रिलीज हो रही होगी जब जाके ये काम कर रहे हैं, है ना। तो ये होता है एनर्जी, मतलब रेस्पिरेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चलो ठीक है, हम उसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग को, आप लोग को शायद फूड चेन समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल एक फूड चेन है, मान लो घास है, घास है, घास खाया किसने, अरे भाई चलो ग्रास हॉपर खा ले रहा है, कोई भी खा सकता है घास, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो तुम लोग। अगर आप लोग कोई और ऑल्टरनेट फूड चेन बतानी है तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं डियर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। एक ऑल्टरनेट फूड चेन के बारे में भी डिस्कस साइमल्टेनियसली कर लेते हैं हम लोग, डियर लिख देता हूँ, चलो ठीक है। अब ये डियर को, ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है बच्चों लोग, फ्रॉग खा ले रहा है, मेंढक एकदम से खा ले रहा है, ठीक है। उसके बाद में फिर इस फ्रॉग को खा लिया किसी स्नेक ने, है ना, सांप ने खा लिया फ्रॉग को, और फ्रॉग को खा लिया हमारे ईगल ने, उड़ते उड़ते आया और चट कर गया। और ईगल जब मर जाता है ना बच्चों, तो उसको सैप्रोफाइट्स खा लेते हैं, और यही सैप्रोफाइट्स न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते हैं, फिर से ग्रास आती है। तो ये एक फूड चेन हो जाती है बच्चों, दिख रही है ना आपको। अब आप इसके अतिरिक्त कोई और फूड चेन भी ले सकते हो, समझो। ये तो प्रोड्यूसर तो सेम रहेंगे, ठीक है, इसलिए मैं इसको प्रोड्यूसर लिख देता हूँ डायरेक्ट। मतलब ये प्राइमरी सोर्स है बाकी ऑर्गेनिज्म के लिए, एनर्जी के लिए, ठीक है। नो डाउट सन भी है, लेकिन ये भी उतनी ही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सन तो मतलब यार सब जीवन दाता है, थोड़ी सी धूप नहीं निकली, ठंड ज़्यादा होगी तो बोलते हैं यार धूप निकल जाए, है ना। धूप से हमको मिलती है एक एक्टिविटी मिलती है हमको, मतलब बोलते नहीं कि हम एक्टिव हो जाते हैं हम लोग। प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर को कौन खा रहा है, मान लेते हैं हम डियर खा ले रही है इसको, है ना। डियर को मतलब मान लेते हैं कि कोई भी समझो XYZ, मान लेते हैं वुल्फ खा लेता है, ठीक है। अब अचानक मान लो वुल्फ जो है ना बेयर के सामने आ गया, वुल्फ को बेयर ने खा लिया, बेयर इसको भी खा सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बेयर ने खा लिया, बेयर मरने के बाद में उसको खा लिया सैप्रोफाइट ने, है ना। सैप्रोफाइट एनर्जी रिलीज कर देगा, न्यूट्रिएंट्स, है ना, न्यूट्रिएंट्स इसने रिलीज कर दिया, और फिर यही न्यूट्रिएंट्स वापस से ग्रास जो उस समय होगी वहां पे, वो ग्रास ने ले ली। तो ऐसा जो है ना फूड चेन, इसी को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ये फूड चेन सबसे सिंपल काइंड ऑफ फूड चेन है, तो आप लोग ये लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, कि भाई एनवायरनमेंट हमने कंजर्व क्यों करना चाहिए, ठीक है। देखो यार, एक मैंने बोला था आप लोग पोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो पोल्यूशन, पोल्यूशन तो आपको सभी को पता है कितने टाइप्स का होता है। एयर का, वैसे तो बहुत टाइप्स होते हैं इसके, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग क्या देखते हैं, एयर, वाटर और लैंड। वैसे तो बहुत टाइप है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सभी के सभी। फिर लैंड या सॉइल पोल्यूशन बोलो, न्यूक्लियर, ये तो सभी को खराब करता है, न्यूक्लियर वेस्ट, है ना। उसके बाद में नॉइज पोल्यूशन, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से खतरा हो रहा है ना अर्थ को, तो वो अपना एयर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है और वाटर पोल्यूशन है, ठीक है। एयर, वाटर, लैंड, अगर ये पोल्यूशंस ठीक से नहीं काम करें, मतलब ये पोल्यूशंस काम कैसे करेंगे पोल्यूशन, अगर ये पोल्यूशंस का इंक्रीमेंट ऐसे ही होता गया तो देयर विल बी नो अर्थ। अब आप ही बताओ यार, अब पृथ्वी है तो हम है तो सब है ना। अगर हम ही नहीं तो क्या, है ना। इसलिए बोलते हैं हम है, बाकी सब पानी कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने हम हैं उतने ही दूसरे ऑर्गेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर कोई सृष्टि नहीं रहेगी, कोई पृथ्वी नहीं रहेगी, तो कैसे, कहाँ रहेंगे हम,
है ना। फिर किस पर राज करेंगे, फिर कहाँ से लाएंगे ससुरा, हमका वोट नहीं दिया, क्यों भाई, वोट कितने लोगे। अगर समझो हम बात ठीक से नहीं करेंगे, हम ठीक से इस बोलते ना पृथ्वी को नहीं बचा पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे। तो इसीलिए एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन करना ज़रूरी है। और पेड़ एक बहुत ही बोलते नहीं क्या अक्सर इलाज है इसके लिए। मतलब 10 बीमारी पे एक इलाज ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। एक मतलब बोलते नहीं कि बहुत सारी बीमारियों पे अक्सर अनार होता है, ऐसा सुना है मैंने कि एक है ना तो मीन्स पोमोग्रेनेट का बहुत अच्छा वैल्यू होता है। वैसे ही ट्रीज का भी वैल्यू ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एनर्जी नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से डिफरेंट स्टेप, वो सस्टेनेबल सोर्सेज में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों। अब अगर हम लोग यही रोल ठीक से नहीं निभा पाए, अगर हम लोग पेड़ ही मतलब मेन चीज़ को ही काट दे रहे है ना, मान लो कि हम लोग चलते हैं ऐसे ऐसे एकदम, है ना, कि हम जो चल रहे हैं ऐसे, अब चलने के दौरान हम लोग सबसे ज़्यादा किस पर निर्भर करते हैं बच्चों, पैर पे। अगर कमर के नीचे पैर मतलब कमर के नीचे का हिस्सा ही काम ना करे तो हम लोग चल पाएंगे क्या, नहीं। वैसे ही पेड़ जो है ना इस पूरे धरती का बैकबोन है। अगर पेड़ दनादन खत्म कर दिए जाए तो धरती भी दनादन खत्म हो जाएगी और सब करेंगे फिर दे दनादन, है ना। तो इसीलिए हमको सबसे पहले ना अगर सही काम करना है तो पेड़ को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आप देखिए हाउ कैन वी कंजर्व एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अफॉरेस्टेशन करो। अफॉरेस्टेशन मतलब क्या भैया, पेड़ लगाओ, सिंपल, पेड़ लगाओ, जंगल बचाओ, जंगल ज़्यादा से ज़्यादा करो। देखो भूटान एक अच्छा फैक्ट है, भूटान में ना कंपलसरी है लोगों को पेड़ लगाना, कंपलसरी, नहीं तो उस पर फाइन्स है, ठीक है। इसके बारे में मैं आप लोग को नहीं क्या डिटेल में बताऊंगा, किसी दिन अच्छे से बात करेंगे हम लोग। लेकिन भूटान में पेड़ पौधे लगाना ज़रूरी है, प्लस जंगल काट नहीं सकते। आपको कितना डेवलपमेंट करना है करिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जंगल नहीं काट सकते। वहाँ के संविधान में ये रूल है, ठीक है। मतलब वहाँ का जो किंगशिप चलती है वहाँ पे, एक्चुअली एम्परर है वहाँ का, तो बट उनका जो सेट ऑफ रूल्स है, क्योंकि क्या कुछ भी रहने दो, हर जगह एम्पररशिप, एम्परर रहने दो या डेमोक्रेसी रहने दो, हर जगह क्या होता है एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। हर किसी को एक सेट ऑफ रूल्स पालने पड़ते हैं। वो बात अलग है कि कुछ कंट्रीज़ है जो ये नहीं करते हैं, है ना, जो मतलब मनमानी करते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, बिल्कुल भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन हाँ हर किसी का अपना एक सेट ऑफ रूल होता है, और जो सेट ऑफ रूल से काम करता है ना बच्चों, वो हमेशा कहीं ना कहीं आगे जाके डेवलप करेगा, ठीक है। एक रूल्स होते हैं ना, रूल बुक टाइप, है ना, रूल्स होते हैं, और अगर आप रूल्स के साथ चल रहे हैं तो आप बिल्कुल कुछ ना कुछ कर सकते हैं, आप फोकस्ड रहेंगे उस समय। तो भूटान का भी एक फोकस बहुत ही तगड़ा वाला है भाई, कुछ भी डेवलपमेंट करना है लेकिन पेड़ नहीं जाने देने, है ना, प्राण जाए पर पेड़ ना जाए, ऐसा वाला काम है उनका। और ऐसा ही रूल शायद हमारी गवर्नमेंट ने हमारे संविधान में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि जो नो डाउट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, उसमें हम लोग नए नए शोध कर सकते हैं, है ना। तो रादर देन अदर थिंग्स गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन हाउ टू कंजर्व एनवायरनमेंट। नो डाउट गवर्नमेंट इस पे फोकस कर भी रही होगी, लेकिन पेन और पेपर पे फोकस जब तक रहेगा ना बच्चों, बाइनर पे, पेन पेपर पे, तब तक तो कुछ नहीं होने वाला, है ना। हमको ग्राउंड जीरो पे आके काम करना पड़ेगा हमको। और नॉट ओनली गवर्नमेंट, 5वीं कक्षा के ऊपर के हर बच्चे को ट्री कैसे लगाए कैसे नहीं ये सिखाना भी जरूरी है, और ये उनके पेरेंट्स का दायित्व होता है, ठीक है। तो हमारे पेरेंट्स को भी रिफॉर्म करना पड़ेगा खुद को, ताकि अगली जनरेशन बेस्ट हो जाए। हमको खुद को रिफॉर्म करना पड़ेगा ताकि अगली जनरेशन बेस्ट हो जाए, और सभी को रिफॉर्मेशंस लाने की ज़रूरत है। और ऐसे ही एनवायरनमेंट हमारा कंजर्व हो सकता है। तो जैसे देखो इसमें नेक्स्ट क्या चीज़ आ रही है, अवेयरनेस एंड एजुकेशन। जैसे मैंने बोला, अरे भैया अवेयर हो जाओ, सजाग हो जाओ, अगर नहीं होगे तो कैसा चलेगा, हैं, नहीं होगे तो चलेगा कैसे, कैसे बचाओगे एनवायरनमेंट को, हाँ कैसे। तो अवेयर हो जाओ, प्लस
जितना हो सके ना दूसरों को इसके बारे में एजुकेट करो, भले वो तुमसे बड़ा हो, तुमसे छोटा हो, है ना, लेकिन एनवायरनमेंट के बारे में इसको अवेयर करो लोगों को और एजुकेट करो उनको। फिर बाद में एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। क्या? एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि भाई हम कैसे पोल्यूशन को काउंटर करें, तब जाके हम लोग इन्वायरमेंट को सेव कर सकेंगे। लेकिन यार चलो बहुत बहुत नहीं यार, अब तो जोश आ गया, मतलब खत्म, अब तो हम करने वाले कुछ ना कुछ। लेकिन अगर प्लानिंग नहीं रहेगी तो हमारा तीर निशाने पे लगेगा नहीं, ना लगेगा। देखो प्रॉपर प्लानिंग, हर जंग में सबसे बड़ी प्लानिंग होती है। और हम इस बार, हम अभी वॉर जोन में है, हम लोग जंग ही लड़ रहे हैं पोल्यूशन के खिलाफ, हम जंगी लड़ रहे हैं टेररिज्म के खिलाफ, है ना, हम जंगी लड़ रहे हैं लालची लोगों के खिलाफ। और अगर ये जंग में हम हारते हैं तो पृथ्वी हारती है नहीं? तो अगर पृथ्वी को जिताना है तो आप लोगों को भी पर्टिकुलरली जंग में उतना ही ज्यादा शामिल होना पड़ेगा। लेकिन कोई भी जंग जीतने से पहले उस जंग की स्ट्रैटेजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और यही स्ट्रैटेजी हम लोग ने बनानी है। ठीक है, हम लोग ने, गवर्नमेंट ने, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स ने, जब जाके कोई चेंजेस आ सकते हैं। नहीं तो फिर है यार, आगे कोई गिरेगा उसके पीछे हम है ही लाइन में, है ना, मास एक्सटिंक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे। इंसान था, कोई तो आगे बोलेगा आके इंसान था, अरे ये किस चीज का कंकाल है? अरे भाई इंसान नाम की कोई प्रजाति हुआ करती थी अर्थ पे, कहीं ऐसा दौर ना आ जाए, इसलिए आज हम लोग ने सुधर जाना है। ठीक है, क्योंकि हमको दिख रहा है विनाश नजदीक आ सकता है अगर हम लोग ठीक से काम नहीं करें। देखो बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई यार मूवी का बहुत बड़ा जैसे इन्फिनिटी वॉर जैसा कुछ होने वाला है। लेकिन लिटरली बच्चों, अगर आज हम नहीं सुधरे तो कल मदर नेचर चुटकी बजा देगी और हम लोग सब डिसइंटीग्रेट, है ना, एकदम में नहीं होंगे लेकिन थोड़े थोड़े करके जरूर हो जाएंगे। अब देखो सम इंपॉर्टेंट लॉज जो प्रोटेक्ट करते हैं, जो या फिर हमारे पास कौन कौन से लॉज है जो प्रोटेक्ट करते हैं और या फिर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सबसे पहले देखो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। इसमें क्या रहता है, लैंड जो है कंजर्व करते हैं हम लोग। ठीक है, लैंड जो है कंजर्व करते हैं ताकि भाई उस पर दूसरी कोई एक्टिविटी ना हो पाए, एनी एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड। बट क्या लगता है आपको ये लॉ 100% फॉलो होता होगा? अब मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये क्या सच में ये लॉ 100% फॉलो होता है? ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट परमिशन नेसेसरी है। ये तो बड़ी आसानी से मिलती है लोगों को, है ना, गवर्नमेंट परमिशन बहुत नेसेसरी है। अगर हाँ गवर्नमेंट के जो मेन गवर्नमेंट के लोग हैं अगर वो सबसे बेस्ट है तो नो डाउट ये लॉ हमारे एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद इफ डिसोबेड 15 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट 15 साल की जेल हो सकती है भाई। उसके बाद में एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1986, ये क्या करेगा, पोल्यूशन कंट्रोल करेगा और कोई भी पर्सन या फैक्ट्री को पनिश करेगा जो प्रॉपर मापदंडों के हिसाब से कार्बन का उत्सर्जन बोलते नहीं, जो कार्बन एमिशन को अगर कंट्रोल नहीं करा तो इनके ऊपर फाइन हो सकता है, करीब 1 लाख रुपए का फाइन लग सकता है और 5 साल तक की जेल भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये चीजें और इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, मतलब इससे कुछ नहीं होने वाला। अब देखो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने 2010 में मतलब ये बनाया है, मतलब ये जो है ना नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इनका ही काम है ये, मतलब ये इम्प्लीमेंट कर सके इस चीज़ को। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन मुझको तो लगता है पर्सनली, मेरे जो ख्याल है ना, जो मेरे सवालों को प्रॉपर से आंसर्स दे सकते हैं। जो मेरा सवाल तो ऐसा नॉर्मल सा सवाल है कि भाई कैसे कंजर्व करेंगे, तो सिंपल इसका एक ही जवाब मुझको मिलता है, लॉज को स्ट्रिक्ट करें, करप्शंस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी जंग में अगर करप्शन आता है तो इट इज हाफ डन, मतलब हम हाफ हार चुके हैं। हाफ डन मीन्स नेगेटिव स्केल में। ठीक है, हम आधी जंग हार चुके हैं, क्योंकि अंदर के ही लोग अगर परेशान करेंगे तो यार क्या खाक जंग जीतने वाले हैं हम लोग। ग्रेट हीरो, अब हमने सबने एक
इंसान से बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखना चाहिए, जिनका नाम था जादव मोलाय। इनके नाम से नहीं क्या एक फॉरेस्ट मशहूर है, मोलाय फॉरेस्ट, है ना। कौन सा फॉरेस्ट मशहूर है? मोलाय फॉरेस्ट इनके नाम से क्या है बच्चों, बहुत ज़्यादा मशहूर है। अब इन्होंने क्या किया था, देखो क्यों ये इतने इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये अकेले इंसान ने 1300 लगभग 1300 एकड़ के लैंड में जंगल खड़ा कर दिया, वो भी 30 साल। कितने? 30 सालों में। बर्थ 1963 में ये हीरो का जन्म हुआ था, ठीक है। इनको अवार्ड भी मिला है इनके काम के लिए। वर्कड एज अ फॉरेस्ट वर्कर सिंस ही वॉज 16 ईयर्स। 16 साल की उम्र से इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, फॉरेस्ट वर्कर बोल के इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। कवर्ड 1360 एकर्स ऑफ लैंड, मतलब 1360 एकड़ लैंड को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया फॉरेस्ट के अंदर। मतलब 1360 एकड़ लैंड बोले बहुत बड़ा होता है बच्चों। शुरुआत 20 बाम्बू के झाड़ से की थी। तो इसीलिए बोलते हैं ना, वो कहावत आपको याद होगी, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, है ना। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो हर बड़े काम को ना टाइम लगता है, लेकिन ये टाइम को हम मिनिमाइज बिल्कुल कर सकते हैं। जो ये सोच लेके चल रहे थे ना, वही सोच हम में आ जाए तो, है ना। हमने ये सोच लेना और हम जैसे कई लोगों ने एक साथ ये सोचना, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है कि हम में से लगभग बहुत सारे लोगों ने यही सोचना चाहिए कि नहीं मेरे को जादव मोलाय बनना है। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि जाओ यार सब छोड़ दो और बस वृक्षारोपण करते बैठो, लेकिन अगर एक आदमी 30 साल में एक फॉरेस्ट बना सकता है तो करोड़ों लोग एक साल में एक बड़ा भरा पूरा फॉरेस्ट नहीं बना सकते। नो डाउट वो आगे चल के डेवलप होंगे प्लांट्स, लेकिन क्या हम केयर नहीं कर सकते? क्या हम वो प्लांट्स को डेवलप नहीं करवा सकते? हम बिल्कुल करवा सकते हैं बच्चों, लेकिन चाहिए क्या? सोच। क्योंकि जब हम सोचेंगे तभी कुछ चीज़ें डेवलप होगी। अगर हम नहीं सोचेंगे, वी विल जस्ट थिंक, नथिंग विल हैपन। ओके, सोचना और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना दोनों साथ में होना चाहिए, है नहीं। उसके बाद ना इन्होंने टाइम ड्यूरेशन, अरे मैंने यहाँ 3 इयर्स लिखा, 30 इयर्स लग गए थे मोस्टली इनको। हाँ, काम बहुत ज्यादा किया था उन्होंने। उसके बाद जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में आता है, देखो बच्चों यहाँ कहाँ आता है ये फॉरेस्ट, असम में। मैं कुछ पॉइंट्स इसमें मिस नहीं बोलेंगे, लेकिन एक शॉर्ट में बनाया हमने इसको, इस चीज को, ठीक है। अब इसके बाद हाँ, अब ये चीज आती है जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ आती है बच्चों? जोरहाट डिस्ट्रिक्ट इन आसाम। ये एक बात याद रखना जरूरी है, और इसको हम बोल सकते हैं वन मैन आर्मी, है ना। ये तो मतलब सिंपल चीज है। अब मेन चीज है देखो बायोडाइवर्सिटी। अगर आप लोग को ये चीज समझ गई थी तो आप देखेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है बच्चों। बायोडाइवर्सिटी, वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रोब्स लिविंग ऑन दिस प्लैनेट, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेराइटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग ऑन दिस प्लैनेट अलॉन्ग विद माइक्रोब्स। माइक्रोब्स को हमेशा भूल जाते हैं यार, तुम लोग निगलेक्ट करते हो हमेशा माइक्रोब को, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इसी को हम कहेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब ये कुछ टाइप्स की होती है बेटा, तीन रूप से 3 टाइप्स की होती है ये, ठीक है। तो पहली तो है जेनेटिक डाइवर्सिटी। देखो जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या होता है, सेम काइंड ऑफ स्पीशीज में बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स। मतलब फॉर एग्जांपल देखो यार, कुत्तों को देखो, मतलब डॉग्स, अच्छे वे में बोल रहा हूँ मैं, नहीं तो रॉन्ग वे में ले लोगे आप लोग। डॉग्स को देखो, लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, फिर उसके बाद में वुल्व्स, जितनी भी डॉग फैमिली है, मतलब ये बोलते हैं ना कैनिस फैमिली बोलेंगे जिसको, मतलब उनकी जीनस का नाम है। तो जितने भी ये फैमिली के मेंबर्स हैं, लगभग देखो इनका अपीयरेंस एक जैसा रहता है, लेकिन इनमें वेराइटीज बहुत होती है ना। तो इसकी को जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। इनका जेनेटिक मेकअप थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। बड़े बोलते नहीं क्या, भले रिलेटेड है, लेकिन स्टिल इनका जेनेटिक मेकअप ना थोड़ा सा ऐसा डिफरेंट होता है। उसके बाद स्पीशीज डाइवर्सिटी, अब ये बताने की जरूरत ही नहीं है,
भाई इतने पूरे धरती पे कितने सारे टाइप की स्पीशीज है ना, बहुत अलग अलग टाइप की स्पीशीज है, इसी को हम स्पीशीज डाइवर्सिटी बोलेंगे, है ना। और उसके बाद इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम एग्जिस्टिंग ऑन दिस प्लैनेट, बहुत सारे अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम्स इसी, और उनमें डिफरेंट वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम्स ऑन दिस प्लैनेट, या फिर इन अ पर्टिकुलर रीजन, इसी को हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बोलेंगे। तो एक चीज हम देख लेते हैं इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी में, ठीक है। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी, व्हेन देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स अमॉन्ग द सेम स्पीशीज, क्या, व्हेन देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स अमॉन्ग द सेम स्पीशीज, ठीक है, इसी को हम जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, कैट को देख लो, उसके बाद में अपना ये, अरे बाप क्या बाहर निकल जाएगा ये, ठीक है। देखो ये देखो गांधी जी के 3 लायंस, नहीं बायोलॉजी के 3 लायंस बोलेंगे अपन इसको, ठीक है ना, कैसे देख रहे, टुकुर टुकुर देख रहे, देखो बाहर, अरे कुछ नहीं मिलने वाला तुमको आज, ठीक है, शांत बैठो, बड़ा 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 शेर बैठा है यहाँ पे। उसके बाद प्यूमा, शूज बड़े अच्छे मिलते हैं इसके, पूमा बोलते हैं इसको, और लेपर्ड आप देख सकते हो, देखो, ठीक है। मोस्टली कैट्स को, कैट थोड़े डिफरेंट जीनस से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर देखो यही चीज अभी सिम पूरा बिल्ली परिवार है ये, ठीक है, ये पूरा बिल्ली परिवार है, इसमें और 2-3 ऐड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के बोलेंगे अपन बिग कैट्स है, ये बेचारी स्मॉल देख रही है सब, अरे मेरा क्या होगा साला, मेरे को इतना छोटा क्यों बनाया, है ना, ये मेरे को इतना छोटा बनाया, भगवान से पूछ रहा है ना। लेकिन बाकियों को देखो बड़े बड़े कैट्स है एकदम, है ना। तो एपेक्स प्रेडेटर्स होते हैं ये अपने अपने जोन्स के, है ना, जैसे टाइगर जो है ये रेन फॉरेस्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन घने जंगल का, मोस्ट प्रोबेबली घने जंगल का, क्योंकि मैदान में तो मोस्टली ये रहते नहीं है, ये मतलब स्टेल्दी होते हैं ना, क्योंकि इनकी जो स्ट्रिप्स होती है ना, ये इनको छिपाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। तो जो ये है अपना जो टाइगर है, फिर बाद में लायंस, देखो ये मैदान के लिए बने यार, दमखम, लायन मतलब क्या, खामोश, दमखम, ठीक है। तो लायंस एक अलग है, फिर पूमा है, ये थोड़े से कोल्ड एनवायरनमेंट के, पहाड़ी शेर भी बोलते हैं इनको, ठीक है, पहाड़ी शेर। उसके बाद में लेपर्ड्स, ये आर्बोरियल हैबिटेट का होता है, मतलब ऊपर रहता है, झाड़ों के ऊपर रहता है, मतलब पेड़ पे चढ़ के रहता है, और कोई आना था तब तरफ मार देता है जोर से, है ना, पता भी नहीं चलता है कब जो वक्त बदल गया, कब जज्बात बदल गए, कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है, अचानक से, है ना, एकदम खतरनाक हमला करता है। तो ये है देखो जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगर मैं आपको बोलूँ हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो टोटल नंबर ऑफ हाईली सेंसिटिव हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड 34 है अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन हम लोग एग्जाम देनी है ना यार, हमको नंबर्स एज इट इज लर्न करने ही पड़ेंगे, नहीं तो क्या है, तो तेरा मार्क काट लेगा, अपने नहीं कटने देना है। वंस ऑक्यूपाइड, देखो पहले तो पूरे वर्ल्ड का 15.7% ये कवर कर लेते थे, लेकिन आज सिर्फ 2.3% तक ये सीमित रह चुके हैं। उसके बाद में 86% ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, 86% पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब ईस्टर्न रीजन में ही टोटल, हमारा जो ईस्टर्न रीजन है ना, वहीं टोटल 85 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स में पाई जाती है, ठीक है। तो देखो यार कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर एक और चीज़ मैं अगर बोलूँ तुम लोग को, एंडेमिक स्पीशीज जो है प्लांट्स की इंडिया में, तो वो लगभग 1500 के आसपास है, जो कि वेस्टर्न घाट्स की तरफ ज़्यादा पाई जाती है। वेस्टर्न घाट्स की तरफ ये प्लांट्स की एंडेमिक स्पीशीज भी बहुत ज़्यादा लेवल में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं, अब देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज। लास्ट पॉइंट है हमारे इस चैप्टर का। देखो बड़ा आसान सा चैप्टर है यार, एक बार रीड दे दिया ना, आप लोग के बड़े अच्छे से मार्क्स कवर हो जाएंगे। एक बार रीड देना बनता है, ठीक है, एक बार रीड दे दो इस चैप्टर को, बड़ा अच्छा लगेगा आप लोग को। तो देखो थ्रेटन्ड स्पीशीज ये एक्चुअली कितने टाइप्स की होती है, एंडेंजर्ड स्पीशीज, रेयर स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज, उसके बाद में आएगा इनडेटर्मिनेट स्पीशीज। कौन से, इनडेटर्मिनेट स्पीशीज। अब एंडेंजर्ड स्पीशीज किसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है, इनके हैबिटेट हो चुके थे श्रंक। हैबिटेट श्रंक मतलब यार यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो आप लोग को भी कैसा थोड़ा सा टेंशन नहीं होगा। फिर हैबिटेट श्रंक होने की वजह से इनके नंबर्स घटते चले गए और फ्यूचर में ये एक्सटिंक्ट हो सकते,
कैन एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो जाना, ठीक है ना। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो जाना। अभी तो फिलहाल इनके नॉर्मल नंबर्स है, लेकिन नॉर्मल से थोड़े नीचे हैं, लेकिन एक्सक्यूज मी, आगे चल के बोल नहीं सकते, ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डे बाय डे इनके हैबिटेट्स कम कर रहे हैं, डे बाय डे हम इनको मारना स्टार्ट कर दे रहे हैं, इनका शिकार हो रहा है, और इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है नियर फ्यूचर में। जैसे लायन टेल मंकी है ना, लायन टेल मंकी। एग्जाम्पल क्या लिख लेंगे इसमें हम लोग, एग्जाम्पल याद रखा करो हाँ, क्योंकि क्या होता है बोर्ड में इसी से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। फाइंड द ऑड मैन आउट में बोलो, या फिर ऐसा बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलोंग्स टू एन एंडेंजर्ड स्पीशीज, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग टू एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो उस समय क्या होता है, जंबल अप हो जाता है, बंदर था यार, शेर था या गेंडा था, कौन सा वाला लिखे। तो ये चीज एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल याद रखने का। सेम गोज फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन। अगर आप लोग एनिमल क्लासिफिकेशन में भी सेम चीज करेंगे ना, कि हर फाइलम का एक एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल याद भी रख लिए ना, तो हो जाएगा काम आपका, ठीक है। मतलब फोकट के मार्क्स है ना। लायन टेल मंकी, इसको लायन टेल मंकी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी पूंछ कुछ लायन जैसी दिखती है, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, ऐसी पूंछ होती है और पीछे ऐसे लायन जैसे बाल होते हैं उसको, है ना। अब देखते हैं रेयर स्पीशीज, है ना। रेयर स्पीशीज किसको बोलेंगे, ये ऑर्गेनिज्म का नंबर ना कंसिडरेबल लेवल से ज्यादा डिक्लाइन हो चुका है, कंसिडरेबली डिक्लाइन, बहुत ज्यादा कम हो चुका है इनका नंबर, ठीक है। और उसके बाद में ये ये बहुत ही तेज लेवल पे एक्सटिंक्ट होते चले जा रहे हैं ना, है ना। और ये मोस्टली दिखाई भी नहीं दे। रेयर मतलब क्या है यार, दुर्मिळ, मराठी में क्या बोलेंगे इसको, दुर्मिळ, मतलब बड़ा ही बोलते ना, कम पाए जाने वाला, दिखता नहीं है जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल अगर रेड पांडा कभी देखा है, इंडिया का है, इंडिया में पाया जाता है रेड पांडा, नेवले की एक प्रजाति होती है। तो नेवला मीन्स मंगूस, मंगूस फैमिली को बिलोंग करता है, मंगूस, वुल्वरीन्स, बैजर, बैजर बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबली उसको, कार्निवोरस होता है, लेकिन दिखने में बड़ा क्यूट होता है, गलती से पास मत चले जाना, है ना। बड़े जिद्दी होते हैं, घुस के काटेंगे एकदम, ऐसा बराबर चढ़ के काटेंगे आप लोग के ऊपर, वो इतने खतरनाक होते हैं। बैजर फैमिली बड़ी जिद्दी फैमिली होती है ये, है ना। तो इनसे इनके मुंह ना लगा करते, ठीक है। मूर्तिलाहन कीर्ति महान होती है इनकी, है ना। तो रेयर स्पीशीज मतलब यार क्या होता है, ये दुर्मिळ प्रजाति के जानवर होते हैं। अगर मैं ठीक से लिख पा रहा हूं तो देख लेना, ठीक है। दुर्मिळ, है ना, दुर्मिळ मतलब बड़े आसानी से नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। रहने दो हम लोग सर, हम एडजस्ट कर लेंगे ये आसानी से पाए नहीं जाते, ठीक है। और आसानी से नहीं पाए जाते मतलब इनका नंबर कहीं ना कहीं कम हो चुका है, इसीलिए ये ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रेड पांडा एंड मस्क डियर इसके एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, रेड पांडा। तो देखो मोगली के साथ नहीं होता है कि एक जंगल जंगल बात चली है, वो साथ में उसके कंधे पे एक रेड पांडा बैठा रहता है, देखो वही, है ना, रेड पांडा। अब वल्नरेबल स्पीशीज मतलब ये ऐसी स्पीशीज होगी जिनके अमाउंट तो चलो नॉर्मल है, लेकिन इन पे खतरा मंडरा रहा है ना। एक्सट्रीमली लेस एंड कंटिन्यूस टू डिक्लाइन। देखो अभी सिंपल क्या है, नंबर ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज एक्सट्रीमली लेस, बहुत ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, मतलब खत्म हो सकते हैं। अभी फिलहाल तो इनके चलो जितने इक्के दुक्के जीव बाकी है, जैसे फॉर एग्जांपल टाइगर है, लायंस है इनकी संख्या है, लेकिन ये डिक्लाइन बहुत तेजी से हो रहे, जैसे इंडियन लायन, है ना। एक्सटिंक्ट स्पीशीज भी आती है इसमें, मतलब टेक्स्ट बुक में आप लोग के दिया नहीं है, लेकिन एक्सटिंक्ट स्पीशीज इसमें आती है, मतलब विलुप्त हो चुकी, जैसे इंडियन चीता, ज़्यादा शिकार की वजह से क्या हो गया, एक ज़माने में इंडिया में भी चीता हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन ये गायब हो चुके हैं। डोडो परिंदा, डोडो पक्षी बोलते नहीं, मतलब ऐसा 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 मुँह अलग ही रहता है उसका, इस तरीके का ऐसा, है ना, फ्लेमिंगो के जैसा। तो वो डोडो पक्षी वो भी विलुप्त हो चुका है। वाइट राइनोसेरोस भी हमारे लगभग एक्सटिंक्ट के लेवल पे है। तो ये पूरे वर्ल्ड में ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो वल्नरेबल स्पीशीज में क्या आता है, ये वेरी फास्ट, मतलब इन डिक्लाइन बहुत तेजी से हो रहे हैं, जैसे टाइगर, है ना,
इनका डिक्लिनेशन बहुत ही तेजी से हो रहा है बच्चों। इसलिए टाइगर सेव टाइगर्स मुहिम चली थी, उसके बाद में इनके नंबर्स थोड़े बढ़े। अभी यही चीज़ गिर के लायन के साथ भी इंडिया में चल रही है कि भाई भले वो अब उनके मवेशी उठा के लेके जाते हैं लेकिन उनको मारा नहीं जाता है, भले वो इंसान को मार देते हैं लेकिन उनको मारा नहीं जाता है। गिर के लायन बड़े बोलते नहीं कि कंजर्व करके गुजरात गवर्नमेंट ने रखे, और ये बहुत ही अच्छी बात है। मतलब सैल्यूट करना चाहिए वहाँ के लोगों को भी और वहाँ की गवर्नमेंट को भी, जो मतलब लायन के लिए इतना डेडिकेटेड है। बहुत ही अच्छे से उसको, मतलब मैंने एक डिस्कवरी पे डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी, लोगों के साथ मतलब एकदम से आ जाते हैं लोगों को, और लोगों के सामने से गए भी लायन तो मतलब उनको कुछ करते नहीं है वो। लेकिन गलती से चले मत जाना, ठीक है, क्योंकि वो कुछ भी बोला तो शेर है यार, शेर है वो, शेर है, और उसके सामने हम गए तो हम ढेर है, ठीक है, समझ जाएंगे। मतलब बहुत ही रॉ पावर, मतलब इसीलिए तो उसको पावर का प्रतीक माना जाता है, पावर, शक्ति। लायंस है ना, इनके नंबर्स कम हो रहे। पहले क्या था, शौक के लिए इनको मारा जाता था। साला ये भी बोलते होंगे साला इनका सब वो है, मैं मुझको क्यों मार रहे हैं। मतलब इनको अगर रहता ना थोड़ा सा कॉन्शियसनेस, तो ये भी वो बोलते कि यार वाई हंटिंग अस, एक दिन आने दे इसका भी गेम बजाएंगे। फिर जब हम जाते हैं जंगलों में तो ये हमारा गेम बजा देते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक बोलते नहीं क्या, नेचर का फोर्स है, नेचर क्या करती है, सब संतुलित में रखती है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हर चीज़ अनबैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ हम लोग ने नहीं करनी है। और एनिमल को भी उतनी ही रिस्पेक्ट है, एनिमल को भी उतनी ही राइट्स है जितनी हमारे पास है। एनिमल्स को भी, मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एनिमल इलेक्शन लड़ा सकते हैं, एनिमल वोट मांग सकते हैं घर घर पे आके वाँ 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 करके, ऐसा नहीं। एनिमल को जीने की राइट्स है बच्चों, जो कि उनको नेचर ने दी है। हमारे सेट्स ऑफ रूल उनके कोई काम के नहीं। हमारे लिए वो, मतलब उनके लिए वो बस कागज है। कितना भी बड़ा वर्ल्ड का कोई भी टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ल्ड का कोई भी टाइप का प्रिंसिपल है, कोई भी टाइप का सेट ऑफ रूल है, जानवरों के लिए वो कुछ काम का नहीं है। उनको सिर्फ नेचर का कॉन्स्टिट्यूशन पसंद है और उनको सिर्फ नेचर का कॉन्स्टिट्यूशन ही समझ में आता है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, नेचर के रूल्स के साथ हमने कभी भी खेलना नहीं चाहिए, और नेचर के साथ काम करके उसको बैलेंस रखने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और नेचर के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरणा लेके हम लोग एक और नया कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण कर सकते हैं। मीन्स बोलते ना, कॉन्स्टिट्यूशन इन केस अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, पूरा इंडिया चलता है, वो वाला नहीं। ये होता है लाइफ का एक सेट ऑफ रूल। अगर लाइफ के सेट ऑफ रूल को हम लोग नेचर के साथ कंबाइन कर सकें और प्रॉपरली काम करवा सकें, और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज में भी इसको यूटिलाइज किया जा सके, तो हम लोग नेचर को एनी टाइम कंजर्व कर सकते हैं और नेचर को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पॉलिटिक्स, कोई भी जियो पॉलिटिक्स, कोई भी टाइप के इंसान तभी रहेंगे जब ये पृथ्वी रहेगी। इफ नॉट, if this earth is destroyed, then everything is gone. Okay, so always keep in mind. अगर अब देखें तो इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर खत्म होता है। बड़ा इजी चैप्टर है, एक बार जरूर इसको रीड करें और मार्क्स को झपट्टा मारे टाइगर की तरह। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय।